हेलो एवरीवन। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इस पेपर में पहला प्रश्न यह है कि आपको 4 कथन दिए गए हैं और आपको 4 कथनों में से सही कथन चुनना है। पहला कथन यह कहता है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारत और अमेरिका दोनों संविधानों में स्पष्ट रूप से दी गई है। तो यह कथन गलत है। प्रेस की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान में स्पष्ट रूप से दी गई है, लेकिन भारत के संविधान में इसका कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है। यह भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही मिलती है, यानी राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत यह इन्वॉल्व है, लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। दूसरा कथन कहता है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान में अभिव्यक्त रूप से वर्णित है, तो यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यह गलत है। तीसरा कथन कहता है कि यह अमेरिका के संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है, तो यह बिल्कुल सही कथन है और इसका जवाब होगा सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो सशस्त्र बलों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब होगा बी, आर्टिकल 33। यह संसद को सशस्त्र बलों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसको प्रदान की गई है। यह प्रश्न पिछले प्रश्न के संदर्भ में ही पूछा हुआ है कि पिछले प्रश्न में यह पूछा था कि कौन से अनुच्छेद में शक्ति दी गई है, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि किसको शक्ति दी गई है। अर्थात अनुच्छेद 33 में, आर्टिकल 33 में किसको पावर है कि सशस्त्र बलों के जो मूल अधिकार हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो इसका सही जवाब होना चाहिए द पार्लियामेंट। संसद को अनुच्छेद 33 में यह शक्ति दी गई है, लेकिन ये चारों ही विकल्प गलत हैं, तो ये प्रश्न एक तरह से गलत है। अगला प्रश्न है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया था कि सरकारी डॉक्टर्स को प्राइवेट प्रैक्टिस, यानी जो वे निजी प्रैक्टिस करते हैं सरकारी अस्पतालों से बाहर अपने क्लिनिक में या अलग से, उससे रोकना उनके वाणिज्य के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा सी। सुकुमार मुखर्जी बनाम बंगाल के राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया था कि जो सरकारी डॉक्टर हैं इन पर अगर सरकार यह रोक लगाती है कि वे प्राइवेट रूप से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो यह उनके वाणिज्य एवं व्यापार के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा फ्री मूवमेंट यानी अबाध संचरण के अधिकार का एक प्रतिबंध है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी में अबाध संचरण का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 के 5 में इस अधिकार पर लगाए जाने वाले युक्त प्रतिबंधों के आधार दिए गए हैं, यानी वे रीजनेबल ग्राउंड दिए गए हैं जिन पर कि इस अधिकार को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अगर आप आर्टिकल 19 का क्लॉज 5 पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि 2 आधार दिए गए हैं, या तो इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक दिया गया है यानी आम जनता का हित, और दूसरा आधार दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के हितों का संरक्षण। यहां पर अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं लिखा हुआ है, यानी शेड्यूल कास्ट के मेंबर नहीं लिखा हुआ है। अब आप अगर इसके विकल्प पढ़ेंगे तो इसमें ए विकल्प लिखा है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ये बिल्कुल सही है, लेकिन बी विकल्प में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों लिखा हुआ है। अगर इस विकल्प में केवल शेड्यूल ट्राइब होता तो यह सही होता, लेकिन इस विकल्प में शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति भी लिखा हुआ है, तो यह गलत है। इस हिसाब से इसका जवाब केवल ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, यह पूछता है कि लैटिन प्रिंसिपल, लैटिन की एक मैगजिम है नेबो डेबिट बिस विक्सारी प्रो उना एट इडम कॉजा, इसको आप संविधान के किस अनुच्छेद में प्राप्त कर सकते हैं। इस सूक्ति का सीधा सा अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को एक चीज के लिए या एक कारण के लिए 2 बार परेशान नहीं किया जाएगा। यहां आप इसे अनुच्छेद 20 के 2 में देख सकते हैं। अनुच्छेद 20 का 2 दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है, डबल जियोपार्डी से प्रोटेक्शन देता है, तथा डबल जियोपार्डी का प्रोटेक्शन इसी सिद्धांत पर आधारित है कि अगर एक व्यक्ति को एक बार दंडित किया जा चुका है तो उसे दोबारा उसी बात के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा बी, आर्टिकल 20 क्लॉज 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया था कि ऐसी विधियां जो अभियुक्त के लिए लाभदायक हों, बेनिफिशियल हों, उन्हें रेट्रोस्पेक्टिवली यानी पिछली तिथि से लागू किया जा सकता है। इस संबंध में मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, अनुच्छेद 20 का क्लॉज 1 20 क्लॉज 1 यह राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ प्रदान करता है, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान करता है। कार्योत्तर विधियां वह विधियां होती हैं जो किसी कार्य को अपराध घोषित करती हैं उसके हो जाने के बाद। आज कार्य कर दिया गया
और कल के दिन उसे अपराध घोषित किया गया तथा उस विधि को जिसने कल के दिन उसे अपराध घोषित किया है पिछली तिथि से लागू करती हैं, तो ऐसी विधियां कार्योत्तर विधियां कहलाती हैं। इन्हीं विधियों से संरक्षण दिया गया है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में। यह कहता है कि ऐसा कोई भी कानून जो किसी कार्य के हो जाने के बाद उस कार्य को अपराध घोषित करे, इसे लागू नहीं किया जा सकता पिछली तिथि से। किंतु सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना है कि ऐसी विधियां जो अभियुक्त को लाभ प्रदान करती हों, उन्हें पिछली तिथि से लागू किया जा सकता है, और ऐसा धारित किया गया था रतनलाल बनाम पंजाब के वाद में। इस वाद में रतनलाल एक युवक था, उसे कुछ अपराधों का दोष सिद्ध किया गया था, किंतु उसी समय जब उसका विचारण चल रहा था, संसद के द्वारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसे कि आप किशोर न्याय अधिनियम कहते हैं, लागू किया गया। रतनलाल के द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया, तो राज्य द्वारा यह दलील दी गई कि चूंकि रतनलाल के अपराध करते समय यह कानून लागू नहीं था, इसलिए उसे लाभ नहीं दिया जा सकता। तो सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया कि क्योंकि यह अधिनियम रतनलाल को लाभ पहुंचाता है और ऐसे कानून को पिछली तिथि से लागू किया जा सकता है। इसी के साथ अनुच्छेद 20 का क्लॉज 1 यह भी प्रावधान करता है कि किसी अपराध की सजा अगर भविष्य में बढ़ाई जाती है तो उसे पिछली तिथि से लागू नहीं किया जा सकता। किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी धारित किया है कि सजा यदि कम होती है तो उसे पिछली तिथि से लागू किया जा सकता है। तो इसका सही विकल्प होगा सी, रतनलाल बनाम पंजाब राज्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से मेंटल हेल्थ केयर अधिनियम की कौन सी धारा है जो आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्तियों के संबंध में एक गंभीर तनाव की उपधारणा का प्रावधान करती है? देखिए, 2017 में एक अधिनियम लाया गया था। अधिनियम का नाम था मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। इस एक्ट की धारा 115 यह प्रावधान करती है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो आत्महत्या का प्रयास करेगा, यानी आईपीसी की 309 के अधीन अभियोजित किया जा रहा होगा, उसके संबंध में यह उपधारणा की गई है कि वह गंभीर तनाव के अंतर्गत था, इसलिए उस पर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जाएगा। तो यह प्रावधान मेंटल हेल्थ केयर एक्ट की धारा 115 के अंतर्गत किया गया है। इसका सही विकल्प होगा ए। अगला प्रश्न है, यह पूछता है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा निम्न में से क्या नहीं किया गया है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है। बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 21A को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा स्थापित किया गया था। इंसर्ट करने को हिंदी में कहते हैं अंतः स्थापित करना। दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 51A के क्लॉज को अंतः स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही है, इसको भी इस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। विकल्प सी कहता है कि अनुच्छेद 45 को संशोधित किया गया था। देखिए, अनुच्छेद 45 को बदला जरूर गया था, लेकिन इसे संशोधित नहीं किया गया था, बल्कि इसे सब्स्टिट्यूट किया गया था, पुनः स्थापित किया गया था। अनुच्छेद 45 जो 86वें संविधान संशोधन 2002 से पहले यह प्रावधान करता था कि 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा का प्रयास किया जाएगा, उसे 21A में मूल अधिकार में बदला गया तथा अनुच्छेद 45 में अब यह प्रावधान किया गया है कि 6 वर्ष तक के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर का प्रोविजन किया जाएगा। तो इस संबंध में सी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 45 को अमेंड नहीं किया गया, बल्कि सब्स्टिट्यूट किया गया है। पुराने अनुच्छेद 45 की जगह पर बिल्कुल एक नया अनुच्छेद 45 लाया गया है। अगला प्रश्न है कि सीआरपीसी की धारा 300 निम्न में से किस अनुच्छेद को एक्सटेंड करती है, अर्थात बढ़ाती है? तो अनुच्छेद 20 का 2 जो कि डबल जियोपार्डी का प्रावधान करता है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति जिसे एक बार अभियोजित यानी प्रोसिक्यूट किया जा चुका है और उसके बाद कन्विक्ट किया जा चुका है, उसे दोबारा प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। यहां पर अनुच्छेद 20 का क्लॉज 2 जो कि डबल जियोपार्डी का संरक्षण देता है, दोहरे दंड से संरक्षण देता है, वह सिर्फ ऐसे व्यक्तियों को संरक्षण देता है जिसे कि एक बार प्रोसिक्यूट किया गया है तथा वह कन्विक्ट जरूर हो गया हो, दोष सिद्ध हो गया हो। अर्थात अगर वह कन्विक्ट नहीं हुआ है तो उसे अनुच्छेद 20 के 2 का लाभ नहीं दिया जाएगा। किंतु सीआरपीसी की धारा 300 यह भी समान प्रकार का लाभ प्रदान करती है, किंतु उसमें न सिर्फ दोष सिद्ध व्यक्ति बल्कि एक्विटेड अर्थात दोष मुक्त व्यक्ति को भी लाभ दिया गया है। इस प्रकार सीआरपीसी की धारा 300 अनुच्छेद 20 के क्लॉज 2 को एक्सटेंड करती है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस वाद में रामकृष्ण मिशन को एक धार्मिक संप्रदाय रिलीजियस डिनोमिनेशन घोषित किया गया है? इसका सही जवाब होगा बी, ब्रह्मचारी सिद्धेश्वर सहाय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने रामकृष्ण मिशन को एक धार्मिक संप्रदाय रिलीजियस डिनोमिनेशन घोषित किया है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया था कि राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा हो जाना पर्याप्त है, इसको गाने की कोई मजबूरी नहीं है? इसका सही जवाब होगा ए, बिजोय इमैनुअल बनाम केरल राज्य। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया था कि यदि किसी व्यक्ति का धर्म राष्ट्रगान को गाने की अनुमति नहीं देता तो उसे गाने की कोई मजबूरी नहीं है, राष्ट्रगान के सम्मान में केवल खड़े हो जाना ही पर्याप्त होता है, इसे गाने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बिजोय इमैनुअल बनाम केरल राज्य के वाद को नेशनल एंथम राष्ट्रगान वाद के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में पंथ निरपेक्षता की प्रकृति कैसी है? सेक्युलरिज्म की प्रकृति कैसी है? क्या यह नेगेटिव सेक्युलर है, क्या यह पॉजिटिव है, दोनों है या कोई नहीं? तो इसका जवाब होगा बी, यह पॉजिटिव सेक्युलर स्टेट है, अर्थात सकारात्मक पंथ निरपेक्षता है। नेगेटिव सेक्युलर स्टेट वो स्टेट होते हैं जो हर प्रकार के धर्म का अभाव मानते हैं, अर्थात उनके लिए धर्म जैसा कोई सिद्धांत होता ही नहीं है। पॉजिटिव सेक्युलर स्टेट ऐसे स्टेट होते हैं जो किसी एक धर्म को तो विशेष लाभ नहीं प्रदान करते, किंतु सभी धर्मों को समान रूप से व्यवहार करते हैं। यहां धर्मों का अभाव नहीं होता, बल्कि सभी धर्मों को बराबर बराबर ट्रीटमेंट दिया जाता है। भारत एक सकारात्मक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, इसका जवाब होगा बी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के बढ़ावे के लिए किस चीज को प्रतिबंधित करता है? तो इसका सही जवाब होगा कि यह बी, टैक्स को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य किसी धर्म विशेष के प्रमोशन के लिए किसी प्रकार का कर नहीं लगा सकता। इसमें फीस को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, इसका सही जवाब होगा बी, टैक्स। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती हैं किंतु केवल छात्र या उसके संरक्षक की सम्मति से? इसका जवाब होगा ए, ऐसे शिक्षण संस्थान जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो यानी रिकॉग्नाइज्ड हो बाय द स्टेट, या फिर राज्य से सहायता प्राप्त करते हों, उनमें धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ तब जब कि उस छात्र की या छात्र के संरक्षक की सम्मति हो। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है, लेकिन जो राज्य द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान है इस पर पूर्ण प्रतिबंध है। जो ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जिसमें राज्य द्वारा मान्यता दी गई है या राज्य उन्हें किसी प्रकार की सहायता देता है, वहां धार्मिक शिक्षाएं पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं है, यानी फुली रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, वे दी जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि उस बालक की या बालक के संरक्षक की सम्मति हो। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा देने पर कोई निर्बंधन नहीं है? तो इसमें से कोई भी सही नहीं होगा। अनुच्छेद 28 यह प्रावधान करता है कि ऐसे शिक्षण संस्थान जिन्हें किसी ट्रस्ट ने, अर्थात जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, उन्होंने स्थापित किया है, जिसके अनुसार उसमें धार्मिक शिक्षा दिया जाना आवश्यक है, किंतु राज्य अब उसका मैनेजमेंट करता है, राज्य प्रबंध करता है, ऐसे शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती हैं। इसका सही जवाब होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि शिक्षण संस्थानों को सहायता प्रदान करते समय राज्य को किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए? इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 30 क्लॉज 2। आर्टिकल 30 क्लॉज 2 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य जब शिक्षण संस्थानों को सहायता दे तो उनके बीच में इस आधार पर विभेद ना करे, डिस्क्रिमिनेट ना करे कि वे अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है जो कहता है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट और इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड फॉर अदर ऑर्डर्स। दूसरा है राइट टू मूव हाई कोर्ट टू इन्फोर्स फॉर फंडामेंटल राइट एंड फॉर अदर ऑर्डर्स। तीसरा विकल्प है बोथ ऑफ अबव और चौथा है नन ऑफ द अबव। जो पहला विकल्प है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, यह सही है आधा। अनुच्छेद 32 आपको मूल अधिकारों के उल्लंघन के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने की गारंटी प्रदान करता है, लेकिन वह अन्य प्रकार के आदेशों के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने की गारंटी नहीं देता। वह केवल और केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए ही सर्वोच्च न्यायालय जाने की गारंटी देता है। बी विकल्प जो कि हाईकोर्ट जाने की बात करता है, यह आपको अनुच्छेद 226 में मिलेगा, लेकिन यह एक मूल अधिकार नहीं है क्योंकि यह भाग 3 के अंतर्गत नहीं आता है, पार्ट 3 का एक पार्ट नहीं है। ये दोनों ही मूल अधिकार नहीं है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए जाया जा सकता है, अन्य आदेशों के लिए नहीं जाया जा सकता। अन्य आदेशों के लिए जाना एक मूल अधिकार नहीं है। तथा बी
हाईकोर्ट जा सकते हैं आप मूल अधिकारों के लिए भी तथा अन्य आदेशों के लिए भी, लेकिन वो अपने आप में ही कोई मूल अधिकार नहीं है। तो इसका जवाब होगा सी, बोथ ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है कि स्टेट ऑफ उत्तरांचल बनाम बलवंत सिंह, यह किस चीज पर एक लीडिंग केस है? तो इसका सही जवाब होगा ए, यह लोकहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के दुरुपयोग पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का एक वाद है। इसका सही जवाब होगा ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अन्य न्यायालयों को भी शक्ति प्रदान कर सकता है? इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 32 क्लॉज 3। आर्टिकल 32 जो कि मूल अधिकारों के उल्लंघन पर संवैधानिक उपचार प्रदान करता है, इसमें यह बात की गई है कि संसद को यह शक्ति होगी कि वह सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को कम किए हुए बिना अन्य न्यायालयों को भी मूल अधिकारों के प्रवर्तन की शक्ति प्रदान कर सकता है। अगला प्रश्न है कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस राज्य से लिए गए हैं? इसका सही जवाब होगा सी, हमने नीति निर्देशक तत्वों को जो कि भाग 4 में दिए गए हैं आयरलैंड से लिया है। अगला प्रश्न है कि आपको इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। डॉक्टर अंबेडकर हैज सेड इफ एनी गवर्नमेंट इग्नोर दे विल सर्टेनली हैव टू आंसर बिफोर इलेक्टोरेट। डॉक्टर अंबेडकर ने किस चीज के बारे में कहा है कि सरकार अगर उनकी उपेक्षा करेगी तो उन्हें जनता के सामने इसका जवाब देना पड़ेगा? इसका सही जवाब है ए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा था कि भले ही नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, किंतु फिर भी यदि कोई सरकार उनकी उपेक्षा करती है, उनकी अवहेलना करती है, तो उन्हें निश्चित तौर से जनता के समक्ष चुनाव में इसका जवाब देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि यूएसए से निम्नलिखित में से क्या लिया गया है? अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है? तो इसका सही जवाब है हमने अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स को लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य हमने रशिया के संविधान से लिए हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो प्रावधान करता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 37 में किया गया है। अनुच्छेद 37 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तन नहीं कराए जा सकते, दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 13 जो कि न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत प्रदान करता है, उसकी परिधि से बाहर रखने के लिए किस भाग में विधियों को जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब होगा बी, शेड्यूल 9 अर्थात 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में कुछ ऐसे कानून दिए गए हैं जिन्हें की अनुच्छेद 13 से बाहर रखा गया है। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में देखा जा सकता है? कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलता है और यह भाग 4 में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 50 किन चीजों को अलग करने की बात करता है? अनुच्छेद 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव प्रदान करता है। इसका सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्युलरिज्म अर्थात पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया है? इसका सही जवाब होगा सी, एसआर बोम्मई बनाम कर्नाटका राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता तथा फेडरलिज्म यानी संघवाद को भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में पर्यावरण का संरक्षण क्या है? क्या यह राज्य का एक नीति निर्देशक तत्व है? क्या यह मूल कर्तव्य है? क्या यह मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक दोनों है, या फिर यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकार है? तो इसका सही जवाब होगा कि यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्य दोनों है। अगर आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो अनुच्छेद 48A यह प्रावधान करता है कि पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए तथा अनुच्छेद 51A यह इसमें अगर आप देखेंगे तो 51A मूल कर्तव्य का प्रावधान करता है तथा 51A में जी क्लॉज यह प्रावधान करता है भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण का संरक्षण करे। तो
पर्यावरण का संरक्षण करना एक मूल कर्तव्य भी है तथा यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी है। इसका सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो मादक द्रव्यों के रोक लगाने की बात करता है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए अनुच्छेद 47। आर्टिकल 47 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह पब्लिक हेल्थ यानी लोक स्वास्थ्य को बढ़ाए तथा इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स अर्थात मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध लगाए। इसका सही जवाब होगा बी, आर्टिकल 47। अगला प्रश्न है कि मूल कर्तव्य कौन से साल में जोड़े गए? दोस्तों, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में भाग 4A में दिए गए हैं, जो कि एक ही अनुच्छेद है 51A। इसमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं। ये 11 मूल कर्तव्य हैं तथा इन्हें सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब होगा डी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में किस देश से प्रभावित हैं? तो इसका सही जवाब है बी, यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, जैसे कि इसे 1991 से पहले जाना जाता था। इस देश से हमने मूल कर्तव्यों को लिया है। अगला प्रश्न है कि ओरिजिनली जब जोड़े गए थे तो मूल कर्तव्य कितने थे? सन 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन लाया गया तब मूल कर्तव्यों की संख्या 10 होती थी। वर्तमान में यह 11 है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष के बालकों की अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने को भी नागरिकों का मूल कर्तव्य बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि गायों का संरक्षण करना भारतीय संविधान में कहां दिया गया है? क्या यह एक मूल अधिकार है? क्या यह नीति निर्देशक तत्व है? क्या यह मूल कर्तव्य है? या फिर भारतीय संविधान में ऐसा कहीं नहीं दिया गया है? तो इसका सही जवाब है बी, गायों का संरक्षण करना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है तथा इसे अनुच्छेद 48 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश है जो कि एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र नहीं है? यूके, कनाडा, सऊदी अरेबिया या ये सारे के सारे? तो इसका सही जवाब है ये सारे ही गणतंत्र नहीं हैं, ये सारे के सारे राजशाहियां हैं यानी क्राउनशिप हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो प्रावधान करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? आर्टिकल 52 यह प्रावधान करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संघवाद यानी फेडरलिज्म को भारतीय संविधान का मूल ढांचा घोषित किया था? तो इसका सही जवाब होगा डी, एसआर बोम्मई के वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया था कि फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? इसका सही जवाब है बी, यह इनडायरेक्ट वोट के द्वारा किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति जनता के द्वारा सीधे नहीं चुना जाता, बल्कि यह जनता के चुने हुए लोगों द्वारा चुना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही लोग भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले लोगों के बारे में अनुच्छेद 54 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा, जिसमें कि भारत की संसद के दोनों सदनों के चुने गए प्रतिनिधि होंगे, यानी कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है उसके नॉमिनेटेड नामित मेंबर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, तथा लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद जो कि राज्य की विधायिका का एक भाग है, उसके दोनों ही सदस्य चाहे वे चुने गए हों, चाहे वे निर्वाचित हों या फिर वे नामित हों, दोनों ही भाग नहीं लेते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किस बात की शपथ नहीं लेता है? तो ध्यान देंगे कि वह सी विकल्प यानी टू बियर फेथ एंड अलायंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसकी शपथ नहीं लेता है, वरन वह भारत के संविधान तथा विधि की रक्षा करने की शपथ लेता है तथा स्वयं को भारत के लोगों की सेवा में समर्पित करने की शपथ लेता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राष्ट्रपति के चुनाव में दूसरी बार की मतगणना हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ए, वीवी गिरी। वीवी गिरी भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनके निर्वाचन में दूसरी बार की मतगणना हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भारत के राष्ट्रपति ने 2 लगातार कार्यकाल पूरे किए हैं? तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। भारत के जो राष्ट्रपति जिन्होंने 2 सफल
कार्यकाल पूरे किए हैं वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी राष्ट्रपति चुने जाने की एक योग्यता नहीं है। यहां ध्यान देंगे आप कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यह बिल्कुल सही बात है। उसने 35 वर्ष की आयु पूरी की हो, यह भी बिल्कुल सही बात है। तथा वह लोकसभा के लिए चुने जाने के योग्य होना चाहिए। किंतु यहां सी विकल्प में लिखा हुआ है कि वह भारत की संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। यह गलत है। वह किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने के योग्य नहीं होना चाहिए, बल्कि वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। इसका सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुना गया। तो इसका सही जवाब होगा बी, नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी के नाम पर निर्विरोध चुने जाने का रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग का आधार क्या है। इसका सही जवाब है ए, वह वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के बारे में सत्य नहीं है। वह संविधान का गार्जियन है, यह गलत है। वह एक बार से अधिक नहीं चुना जा सकता, यह भी गलत है। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह भी गलत है। इसका आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही कथन गलत हैं। पहला कथन कहता है कि वह भारत के संविधान का रक्षक है, यह गलत है। वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान की रक्षक कही जाती है। दूसरा, वह एक बार से अधिक नहीं चुना जा सकता, यह भी गलत है। भारत का राष्ट्रपति एक बार से अधिक चुना जा सकता है। तथा तीसरा, भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह गलत है। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं किया जाता, वरन भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है। हाँ, भारत के राष्ट्रपति को शपथ जरूर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। तो इस हिसाब से ये चारों ही विकल्प गलत होंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। तो इसका सही जवाब होगा बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे तथा वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की कौनसीवीं राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। अगला प्रश्न है कि द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस तारीख को अपना पदभार ग्रहण किया गया। तो इसका सही जवाब है बी, 25 जुलाई 2022 को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अपना पदभार ग्रहण किया गया। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं। तो इसका सही जवाब है ए, जगदीप धनखड़। वे इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल होते थे तथा उन्हें वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन 2022 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जीती थी, उन्होंने किन्हें पराजित किया। तो इसका सही जवाब होगा ए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन 2022 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 15वीं भारत की राष्ट्रपति चुनी गई हैं। उन्होंने श्री यशवंत सिन्हा को पराजित किया। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले विवादों का निस्तारण करने के लिए सक्षम किसे बनाया गया है। अर्थात अगर इस इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो कौन होगा जो उसे निस्तारित करेगा। तो इसका सही जवाब होगा ए, आर्टिकल 71 यह प्रावधान करता है कि भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ही उठाए जा सकते हैं। इसका सही जवाब होगा ए, सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है जो यह पूछता है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए कितनी सदस्य संख्या आवश्यक है। तो इसका सही जवाब है सी, उस सदन के 1/4 सदस्य जहां की ऐसा प्रस्ताव लाया जा रहा है कि स्वीकृति आवश्यक होगी प्रस्ताव को लाने के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग में आरोपों के संबंध में अन्वेषण कौन करता है। इसका सही जवाब होगा डी, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव कहीं भी लाया जा सकता है। वह राज्यसभा में भी लाया जा सकता है तथा लोकसभा में भी लाया जा सकता है। यदि यह प्रस्ताव वहां पारित हो जाता है तो यह दूसरे हाउस में भेजा जाता है तथा यह दूसरे हाउस होता है जहां पर उस आरोप के संबंध में अन्वेषण किया जाता है तथा राष्ट्रपति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। तो इसका सही विकल्प होना चाहिए डी, अर्थात संसद का वह दूसरा सदन जहां पर महाभियोग का प्रस्ताव सबसे पहले नहीं लाया गया, वहां राष्ट्रपति के महाभियोग के आरोपों के संबंध में अन्वेषण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के महाभियोग को करने के लिए कितने मतों की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति के महाभियोग को पूरा करने के लिए
प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या का 2/3 मत आवश्यक होता है, अर्थात ईच हाउस के टोटल मेंबर का 2/3 वोट कम से कम चाहिए होता है राष्ट्रपति के महाभियोग को सफल बनाने के लिए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में प्रदान की गई है? इसका सही जवाब है बी, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का एक कार्य नहीं है? पहला, अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा, भारत के राज्यों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, यह भी बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। और तीसरा, लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति, यह गलत है। लोकसभा का स्पीकर वास्तव में नियुक्त ही नहीं किया जाता, बल्कि उसे तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ ग्रहण करवाता है? इसका सही जवाब है सी, मुख्य न्यायाधीश। भारत की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बॉडी है जो अपना स्पीकर या चेयरमैन नहीं चुनती है? हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा। लोकसभा अपना स्पीकर चुनती है तथा लोकसभा के सदस्यों में से ही उसे चुना जाता है। दूसरा, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा। राज्यसभा अपना अध्यक्ष नहीं चुनती है, यानी अपना सभापति नहीं चुनती है, वरन राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता है तथा जो वाइस प्रेसिडेंट बनता है वही राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा तथा लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, ये अपने अपने अध्यक्ष तथा सभापति को चुनती हैं। इसका सही जवाब होगा बी, राज्यसभा। राज्यसभा अपने सभापति को स्वयं नहीं चुनती, बल्कि उसे राज्यसभा तथा लोकसभा द्वारा उपराष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है तथा उपराष्ट्रपति ही एक्स ऑफिशियो यानी के पदेन सभापति बन जाता है राज्यसभा का। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किसे अपना इस्तीफा देता है? भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा यानी रेजिग्नेशन उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। भारत के राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाई जाती है, लेकिन अपना इस्तीफा वह उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है, आपको निम्न में से असत्य कथन चुनना है। पहला, यदि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित होता है तो उसके द्वारा किए गए सारे कार्य भी अवैध हो जाते हैं, यह गलत है। अनुच्छेद 71 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला किया जाता है, किंतु यदि किसी निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य वैध बने रहते हैं। अगला विकल्प है बी, वो कहता है कि संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्य करेगा। यह कथन आधा सही है, क्योंकि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति का पदभार संभालते हैं। लेकिन यह कथन आधा गलत है, क्योंकि ऐसा संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है। इसके लिए संसद के द्वारा एक अलग अधिनियम बनाया गया है, जिसे डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एक्ट 1969 कहा जाता है। उस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि यदि भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपलब्ध हों तो भारत की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन किया जाएगा। इसका विकल्प सी सही होगा, अर्थात दोनों ही कथन इनकरेक्ट हैं, दोनों ही कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ए, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी तथा श्रीमती सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी किसी भी राज्य की, वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी हैं? तो इसका सही जवाब होगा बी, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने भारत के राष्ट्रपति के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन है जो राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेता? राष्ट्रपति के महाभियोग में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वे निर्वाचित हों चाहे वे नामित हों, अर्थात वेदर दे आर इलेक्टिव और नॉमिनेटेड। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते। तो इसका सही जवाब होगा सी, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है मगर उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता?
तो इसका जवाब भी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ही होगा, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं किंतु महाभियोग में भाग नहीं लेते। यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन है जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं लेता किंतु उसके महाभियोग में भाग लेता है। तो इसका जवाब होना चाहिए उस समय राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर। राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते किंतु उसके इंपीचमेंट में जरूर भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति के हटाए जाने से या त्यागपत्र दिए जाने से कोई वैकेंसी खड़ी हो जाती है तो उसे उस वैकेंसी के आने से कितने दिन के भीतर भर देना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ए 6 मंथ, 6 महीने के अंदर ऐसी रिक्ति को भर दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्ति है। तो इसका सही जवाब होगा ए, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है यह कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 123 जिस अध्याय में दिया गया है उस अध्याय का नाम ही यह है कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1, 2, 3, 123। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम जीवन क्या होता है। तो इसका सही जवाब है सी, 6 हफ्ते होता है, जबकि संसद दोबारा बैठती है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब संसद के दोनों ही सदन बैठक में न हो तथा यह अध्यादेश संसद के पुनः सत्र आहूत होने से 6 सप्ताह के भीतर पास करवाना होता है। यदि यह 6 सप्ताह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं किया जाता तो यह स्वतः ही विघटित मान लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि यह कौन सा सिद्धांत है जो यह कहता है कि जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता, अर्थात व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। यह कौन सा प्रिंसिपल है। तो इसका सही जवाब है सी, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। वर्ण विधायन का इसे सिद्धांत कहा जाता है तथा कलरेबल लेजिस्लेशन का सिद्धांत यही कहता है कि जो आप सीधा सीधा नहीं कर सकते उसे आप अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। तो यहां मैं आपको यह बता दूं कि इसका सही जवाब होगा नन ऑफ द अबव। ये सारे ही लोग हैं जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लोकसभा के सदस्य तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते ही हैं, राज्यसभा के दोनों प्रकार के सदस्य, चाहे वे चुने गए हों चाहे वह नॉमिनेटेड हों, दोनों ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए निम्न में से कौन सी एक योग्यता नहीं है। पहला कि वह 30 वर्ष का होना चाहिए, यह गलत है। भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। दूसरा कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए, यह भी गलत है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। तथा तीसरा, वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, यह भी गलत है। उसे सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि वह जन्म से हो या अर्जित हो। तो इसका सही जवाब होगा डी, ये सारी की सारी ही भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव कौन से सदन में लाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा सी, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव होता है वह सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 67 में किया गया है कि उसे राज्यसभा में लाए गए प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है जिस पर लोकसभा भी सहमत हो गई हो। अर्थात प्रस्ताव को लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से पास करवाना होगा, लेकिन ऐसा प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। किंतु भारत के राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है, किसी भी एक सदन में। अगला प्रश्न है कि एक राज्य के राज्यपाल को क्या किया जाता है, क्या उसे नॉमिनेट किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ए, राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में राज्यपालों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, उन्हें चुना नहीं जाता है जिस प्रकार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। अनुच्छेद 155 में प्रावधान किया गया है कि गवर्नर ऑफ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्थात राज्यों के राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए
क्या न्यूनतम आयु दी गई है? तो इसका सही जवाब है ए, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 157 में किया गया है, 157 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि गवर्नर को कौन शपथ दिलवाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, राज्यपाल को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 159 आर्टिकल 159 में किया गया है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, किंतु उसे शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, किंतु उन्हें शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्यपाल के बारे में सही कथन है? पहला, कि उसे 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, यह सही कथन है, उसे 5 साल के लिए ही नियुक्त किया जाता है। दूसरा, उसे किसी भी समय उसके कार्यालय से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, यह बिल्कुल सही कथन है। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को हटा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ही पद धारण करता है। तथा तीसरा, कि वह किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, यह बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार यह तीनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो इसका सही जवाब है ए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53 आर्टिकल 53 में यह प्रावधान किया गया है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 75 का 3 कौन से सिद्धांत को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है ए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसे सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहा जाता है तथा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत अनुच्छेद 75 के भाग 3 में दिखता है, जहां यह बताया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा हाउस ऑफ पीपल के लिए उत्तरदायी होगी। अगला प्रश्न है कि मंत्रियों की अधिकतम संख्या कौन से संशोधन द्वारा तय की गई थी? अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में प्रावधान किया गया है तथा अनुच्छेद 75 में आर्टिकल 1A, जिसे कि 91st अमेंडमेंट 2003 के द्वारा जोड़ा गया, में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में लोकसभा के 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। तो इस प्रकार इसका सही जवाब होगा 91st अमेंडमेंट 2003, ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि संघ में मंत्रियों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो जैसा मैंने अभी बताया, इसका सही जवाब होगा लोकसभा के सदस्य संख्या का 15%। किंतु इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। पहला विकल्प कहता है कि संसद की कुल सदस्य संख्या का 15%, यह गलत है। दूसरा विकल्प कहता है राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, यह भी गलत है। तीसरा कहता है लोकसभा का 10%, यह भी गलत है। तो इसका सही जवाब होगा डी, नन ऑफ द अबव। अनुच्छेद 75 का क्लॉज 1A, जिसे 91st अमेंडमेंट 2003 द्वारा जोड़ा गया, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है? क्या यह लोगों द्वारा सीधा चुना जाता है? क्या यह संसद द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है? क्या यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है या नन ऑफ द अबव? तो इसका सही जवाब होगा सी, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का प्रधानमंत्री चुना नहीं जाता है। वह चुना तो एक सांसद के रूप में जाता है, अर्थात जब वह चुना गया होगा तो वह महज एक सांसद था। वह बाद में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। इसका सही जवाब होगा सी, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा प्रावधान आर्टिकल 75 के क्लॉज 1 में विशेष रूप से किया गया है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री के बारे में सही कथन नहीं है? पहला, उसकी न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। दूसरा, वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तीसरा, कि वह किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। चौथा, सारी की सारी। तो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पहला तो कथन यह है, उसकी जो न्यूनतम आयु है वो कहीं भी प्रदान नहीं की गई है। भारत के संविधान में ऐसा कहीं नहीं बताया गया है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने की योग्यताएं क्या हैं। तो उसकी अगर आप मिनिमम एज की बात करें तो यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो तो उसकी न्यूनतम आयु होगी 35 साल, तथा यदि वह लोकसभा का सदस्य हो तो उसकी न्यूनतम आयु होगी 25 साल। इस प्रकार
35 वर्ष की आयु का कथन गलत है। दूसरा कि वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, यह कथन भी सही नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है तथा राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है। तीसरा कि वह संसद का एक इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए, अर्थात संसद में चुना गया हो, यह भी गलत है। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि केवल चुने गए प्रतिनिधि ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वास्तव में नामित प्रतिनिधि यानी राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड लोग होते हैं उन्हें भी प्रधानमंत्री बनने की पूरी योग्यता है। केवल संसद का सदस्य होना काफी है, संसद का चुना गया सदस्य होने की कहीं पर भी बात नहीं लिखी गई है। तो इसका सही जवाब होगा डी। ये तीनों की तीनों ही भारत के प्रधानमंत्री बनने की योग्यताएं नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में विहित होती है? द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इंडिया वेस्ट इन विच? तो इसका सही जवाब है डी। रियल एग्जीक्यूटिव पावर भारत में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में विहित होती है। अनुच्छेद 53 यह प्रावधान करता है कि भारत की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में विहित होगी, लेकिन अनुच्छेद 74 यह प्रावधान करता है कि भारत का राष्ट्रपति उस शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका की सलाह के अनुसार करेगा। अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही विकल्प होगा डी, नन ऑफ द अबव। इनमें से किसी भी विकल्प में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान नहीं किया गया है। अटॉर्नी जनरल का प्रावधान अनुच्छेद 76 यानी 76 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? पहला, राष्ट्रगान का सम्मान करना। बिल्कुल यह एक मूल कर्तव्य है। आर्टिकल 51A का क्लॉज ए वह पहले ही बता देता है कि हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। दूसरा कि लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, बिल्कुल सही, यह बिल्कुल सही कथन है कि लोक संपत्ति की सुरक्षा करना एक मूल कर्तव्य है तथा ऐसा आर्टिकल 51A के क्लॉज आई में दिया गया है, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। तीसरा विकल्प है टू प्रोटेक्ट द मोन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस। ऐसा कहीं नहीं दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज में मोन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना तथा पब्लिक इंपॉर्टेंस के प्लेसेस को प्रोटेक्ट करना एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं दी गई है। चौथा है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट। यह बिल्कुल सही है कि पर्यावरण का संरक्षण करना हर नागरिक का एक मूल कर्तव्य है तथा ऐसा आर्टिकल 51A के क्लॉज जी में प्रावधान किया गया है। तो इसका सही विकल्प होगा सी कि मोन्यूमेंट्स को तथा लोक महत्व के स्थानों का संरक्षण करना एक मूल कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में एक सही कथन नहीं है? पहला कि राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी वर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने से पहले ही चुन लिया जाना चाहिए। बिल्कुल यह कथन सही है कि राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी को राष्ट्रपति के पदावधि समाप्त होने से पहले ही चुन लिया जाना चाहिए। दूसरा कि राष्ट्रपति 5 साल तक पद धारण करेगा उस तारीख से जिस तारीख को वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है। यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपने पद धारण करने से 5 वर्ष की अवधि तक अपनी पोस्ट को होल्ड करेगा। तीसरा, वह अपना कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी चुनकर न आ जाए। यह भी सही है कि राष्ट्रपति का जो उत्तराधिकारी है जब तक वो न चुन लिया जाए तब तक पिछला राष्ट्रपति ही पद धारण करता रहेगा। तथा चौथा कि राष्ट्रपति के चुनाव को निलंबित किया जा सकता है इस आधार पर कि अभी उसका निर्वाचक मंडल पूरा नहीं है। यह बिल्कुल गलत है। मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभाओं में कुछ पद खाली भी हैं, तब भी राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर रोका नहीं जा सकता तथा राष्ट्रपति का चुनाव इस आधार पर क्वेश्चन भी नहीं किया जा सकता कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उस समय राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभाओं में कुछ पद खाली थे। तो इसका जवाब होगा डी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है डी, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाने की शक्ति है। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कितनी अवधि तक धारण करता है जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु या इस्तीफे या हटाए जाने की वजह से खाली हुआ हो? तो इसका सही जवाब होगा डी, 6 मंथ्स। क्योंकि राष्ट्रपति का पद यदि मृत्यु, हटाए जाने या किसी अन्य वजह से खाली हुआ हो तो उसके 6 महीने के भीतर
राष्ट्रपति के चुनाव करा दिए जाने चाहिए और जब चुनाव होकर नया राष्ट्रपति आ जाएगा तो उपराष्ट्रपति पुनः उस पद को छोड़ देगा। इस प्रकार ऐसा स्पष्ट प्रावधान तो नहीं किया गया है कि उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति बना रहेगा, किंतु इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, रेजिग्नेशन या अन्य वजह से खाली होता है तो 6 महीने के भीतर भर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार उपराष्ट्रपति उतनी ही अवधि तक पद धारण कर सकेगा। इसका सही जवाब होगा डी, 6 मंथ्स। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग है, अर्थात उसे चुनने में भाग लेता है बट नॉट इन द इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अर्थात उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता। अर्थात वो कौन सी बॉडी है जो राष्ट्रपति को चुनती है मगर उसके हटाने में भाग नहीं लेती? तो इसका सही जवाब होगा राज्य की विधानसभाएं। राज्य की विधानसभाएं राष्ट्रपति के चुने जाने वाले निर्वाचक मंडल का एक भाग होती हैं, किंतु वे उसे हटाने के निर्वाचक मंडल का भाग नहीं होती। जो इंपीचमेंट होता है वह केवल संसद में ही चलता है, अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा। इसका सही जवाब होगा डी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है? तो इसका सही जवाब होगा ए, या तो वह स्वयं डायरेक्टली उनका प्रयोग करता है या फिर वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से इसका प्रयोग करता है। ऐसा आर्टिकल 53 में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन है जो भारत के राष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है? पहला, वह संसद का एक भाग है। बिल्कुल सही बात है ये। राष्ट्रपति संसद का एक भाग होता है। भारत की संसद 3 भागों से मिलकर बनती है। पहला राष्ट्रपति, दूसरी राज्यसभा तथा तीसरी लोकसभा। ऐसा आर्टिकल 79 में प्रोविजन किया गया है। दूसरा, वह संसद में चर्चा में भाग ले सकता है। यह बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति संसद में चर्चाओं में भाग नहीं लेता। उसे अभिभाषण करने का अधिकार जरूर होता है लेकिन चर्चा में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। तीसरा, वह दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की हर साल अभिभाषण करता है। यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति हर साल एक बार दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाता है और उसको अभिभाषण करता है। तथा चौथा, कि वह अध्यादेश निकाल सकता है। तो इसमें से जो सही विकल्प होगा बी, कि वह दोनों हाउसेज में चर्चा में भाग लेता है, यह गलत है। वह ऐसा नहीं कर सकता। इसके अलावा इनमें से सभी राष्ट्रपति के कर्तव्य और शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया है? तो इसका सही जवाब होगा सी, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। इसके लिए भारत के राष्ट्रपति ने अपनी पॉकेट वीटो की पावर का इस्तेमाल किया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो की शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो इसका सही जवाब होगा सी, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल को पॉकेट वीटो किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही जवाब होगा बी, अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन था जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन वे भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। दूसरा, डॉक्टर जाकिर हुसैन वे भी भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं तथा वे भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति रहे हैं। तीसरा, आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन भी भारत के 7वें उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। किंतु तीसरा जो विकल्प है नीलम संजीवा रेड्डी, वे भारत के कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, वे सीधे राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ए, डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन काफी विद्वान और विचारक माने जाते थे, इसीलिए उन्हें फिलोसफर किंग या दार्शनिक राजा कहा जाता था और उनकी याद में ही हम हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? यह प्रश्न देखने में काफी आसान है। जिन्हें आता है उनके लिए बड़ा आसान होगा, लेकिन जिन्हें नहीं आता है उन्हें यह ठीक से देख लेना चाहिए। यह आजकल काफी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। इसका सही जवाब है बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत में मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। भारत की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि के लिए उन्हें जाना जाता है तथा उनकी जो आत्मकथा है उसका नाम भी विंग्स ऑफ फायर
अर्थात अग्नि की उड़ान है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति निम्न में से किस राज्य से आते थे? तो इसका सही जवाब है सी, बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे तथा वे बिहार राज्य से आते थे। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के लक्षण किस प्रकार के हैं? पहला, वास्तविक तथा प्रसिद्ध है। दूसरा, टाइटलर तथा डी जोरे। टाइटलर का अर्थ होता है केवल टाइटल धारण करने वाला तथा केवल डी जूरे है। तीसरा, पॉलिटिकल और नॉमिनल है तथा चौथा, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल है। तो इसका सही जवाब होगा 2 और 4, अर्थात जो भारत का राष्ट्रपति है वो टाइटल धारण करता है तथा डी जूरे यानी न्यायिक रूप से शक्तिशाली है किंतु वास्तविक रूप से नहीं है, तथा वह कॉन्स्टिट्यूशनल तथा नॉमिनल हेड है। पॉलिटिकल हेड नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल हेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तथा प्राइम मिनिस्टर होता है। रियल भी नहीं है क्योंकि रियल भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तथा प्राइम मिनिस्टर होती है। इस प्रकार इसका सही विकल्प होगा डी, 2 तथा 4। आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कम से कम कितने प्रस्तावक होने आवश्यक हैं? तो इसका सही जवाब है ए, उसके लिए 50 प्रस्तावक होने जरूरी हैं, 50 इलेक्टर्स होने जरूरी हैं। इसके बाद उसे 50 अप्रूवर्स की भी जरूरत होती है।